इस कहानी की शुरुआत होती है आतोशी नाम के एक लड़के से, जो कि लगातार खाने के बारे में सोच रहा होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और जिस ऑर्फनेज में वो रहा करता था उस ऑर्फनेज वालों ने उसको निकाल दिया था। और ना ही इसके पास इतने पैसे हैं कि ये खाना खरीद के खा सके और ना ही इसके पास रहने की जगह है। यही कारण है कि यहाँ पे आतोशी सोच रहा होता है कि उसे चोरी करनी चाहिए। और ऊपर से ऑर्फनेज वालों ने भी आतोशी को कोई कारण नहीं बताया था कि वो लोग क्यों निकाल रहे हैं उसको ऑर्फनेज से। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो सोच रहा होता है कि जो भी आदमी उसको पहले मिलेगा वो उसको लूट लेगा। लेकिन पहला वाला आदमी बाइक पे था और यही कारण था कि आतोशी उसको लूट नहीं पाया। उसके बाद एक ग्रुप आता है आर्मी का और उनको देखने के बाद यहाँ पे आतोशी डर जाता है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है पानी में और वो देखता है कि एक आदमी डूब रहा है। यहाँ पे आतोशी सोचता है कि उसे लूट लेना चाहिए इस आदमी को, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो पहले इसकी जान बचाएगा। अब इस आदमी का नाम होता है दजाई और जब इसको होश आता है तो वो यहाँ पे आतोशी को डांटते हुए बोलता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, मैं तो अपनी जान देने वाला था, लेकिन अब तुमने मेरी जान बचा ही ली है तो मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे आतोशी के पेट से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद तजाई समझ जाता है कि वो भूखा है। लेकिन यहाँ पे तजाई खुद कंगाल है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आतोशी को खाना खिला सके। लेकिन तभी रिवर के दूसरे साइड में हम एक आदमी को देखते हैं और उसका नाम होता है कोनी कीदा, जो कि यहाँ पे कलीग होता है तजाई का। और यहाँ पे तजाई इसको देखने के बाद बोलता है कि चलो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आज वो हमें खाना खिलाने वाला है। फिर इसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे आतोशी भरपेट खाना खा रहा था। और ये देखने के बाद यहाँ पे कोनी कीदा का बीपी बढ़ जाता है क्योंकि बिल उसको पे करना था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आतोशी अपनी पूरी कहानी बताता है और बोलता है कि मैं कई दिनों से भूखा था और ऊपर से मेरे को ऑर्फनेज से भी निकाल दिया गया, यही कारण है कि मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं है। लेकिन कोनी कीदा को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे तजाई को बोलता है कि देखो हमें अपने काम पे जाना होगा। तब यहाँ पे आतोशी पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, और इसके जवाब में कोनी कीदा ये बताता है कि हम लोग आर्म डिटेक्टिव एजेंसी से हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे आतोशी हैरान था क्योंकि आतोशी ने इस एजेंसी के बारे में पहले भी सुना है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो ना तो पुलिस के अंडर में आती है ना ही आर्मी के, और ऊपर से इस एजेंसी के जितने भी लोग हैं उन सबके पास सुपर नेचुरल पावर है। और फिर यहाँ पे कोनी कीदा ये बताता है कि अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक ऐसे टाइगर को ढूंढ रहे हैं जो कि इंसानों पे हमला कर रहा है और ऊपर से उसने कई इंसानों को मार के खा लिया है। ये सुनने के बाद आतोशी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कोनी कीदा उसे पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें टाइगर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बता दो। और फिर यहाँ पे आतोशी बताता है कि वो टाइगर मेरे पीछे है क्योंकि एक बार उस टाइगर ने मेरे ऑर्फनेज पे हमला भी कर दिया था और ऑर्फनेज वालों को ये लगा कि वो टाइगर मेरे पीछे है, यही कारण है कि उन्होंने मुझे ऑर्फनेज से निकाल दिया। और ऊपर से जब एक बार मैं ऐसे ही स्ट्रीट पे घूम रहा था तब उस टाइगर ने मुझ पे हमला करने की कोशिश भी की थी। अभी पूरी बात सुनते ही यहाँ पे दजाई बोलता है कि ठीक है, आज तुम और मैं एक साथ ही रहेंगे ताकि हम लोग मिल करके टाइगर को पकड़ सके। लेकिन ये सुनने के बाद आतोशी डर जाता है। आतोशी ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पे दजाई उसे पैसों का लालच देता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद दोनों ही एक स्टोर रूम में जाकर के बैठ जाते हैं और वेट करने लगते हैं वहाँ पे टाइगर का। तभी स्टोर रूम में कुछ हलचल होती है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे आतोशी डर जाता है। लेकिन दजाई उसे समझाता है कि देखो डरो मत, यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं आने वाला। लेकिन एक बात ये बताओ कि केवल ऑर्फनेज से तुम्हें ही क्यों निकाला गया, और ऊपर से तुम्हें शहर में 4 दिन पहले आए हो, और ऊपर से 4 दिन पहले ही टाइगर के इंसिडेंट देखे जाने लगे थे। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे आतोशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ी देर के बाद वो टाइगर में बदल जाता है। ये देखने के बाद यहाँ पे दजाई समझ जाता है कि मूनलाइट की मदद से यहाँ पे आतोशी बदल जाता है टाइगर में, और फिर वो लगातार हमला कर रहा होता है दजाई के ऊपर। लेकिन फिर यहाँ पे दजाई अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी तुरंत ही पावर को डिसेबल कर देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कोनी कीदा बाकी मेंबर्स के साथ भी आ जाता है और वो लगातार यहाँ पे दजाई पे गुस्सा कर रहा था कि अगर तुम्हें पता था कि टाइगर कौन है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। दजाई यहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, यही कारण है कि तुम लोग इस स्टोर में आ पाए हो, नहीं तो तुम यहाँ पे आ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे जब आतोशी को होश आता है तो उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, और वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या हुआ था। तभी यहाँ पे दजाई बोलता है कि अपने हाथ की तरफ देखो, और उसको देखने के बाद यहाँ पे आतोशी डर जाता है क्योंकि उसका हाथ अभी भी टाइगर वाले रूप में ही था। तब यहाँ पे दजाई उसको बताने लगता है कि देखो ये तुम्हारी एक पावर है और आज से तुम भी हमारे साथ मिलकर के काम करोगे। फिर इसके बाद अगले दिन आतोशी सो करके उठता है और उसको रात की कुछ बातें याद थी। तभी दजाई का उसको कॉल आता है और दजाई बोलता है कि देखो तुम्हारे बगल में कुछ कपड़े रखे हैं, उन कपड़ों को पहन करके नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद वो देखता है कि दजाई यहाँ पे एक ड्रम में फंस गया है। वो पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। यहाँ पे दजाई बताता है कि देखो ये मैंने खुद से किया है क्योंकि मैं इस ड्रम में मरना चाहता था, मैंने सुसाइड करने की कोशिश तो की थी। और यहाँ पे दजाई आतोशी को पूरा रास्ता ही बताता है कि कैसे इस ड्रम के अंदर सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद दजाई बोलता है कि मैं मर नहीं पाया और अब मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को इस ड्रम से निकालो। फिर ड्रम से निकल जाने के बाद दजाई यहाँ पे बैठ करके आतोशी से बात करता है और उसको बताता है कि देखो जितने भी लोग जिनके पास सुपर नेचुरल पावर
पावर हैं वो सारे गिफ्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे आतोशी उदास होकर के बोलता है कि देखिए आपका ग्रुप होगा गिफ्टेड, लेकिन मैं गिफ्टेड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पावर एक कर्स्ड है, क्योंकि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं आपकी एजेंसी को ज्वाइन ना करके बल्कि एक छोटा मोटा काम कर लूँ। और यहाँ पे दसाई बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जॉब दिला दूंगा। अब ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे आतोशी पूछने लगता है कि वो जॉब है कैसा। तो यहाँ पे दसाई बताता है कि चिंता मत करो, वो जॉब बहुत ही अच्छा है, लेकिन याद रहे कि उस जॉब को पाने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोनिकिदा आ जाता है जो कि दसाई के साथ लड़ने लगता है। वो उसको बताने लगता है कि तुम कहाँ गायब हो जाते हो, हमारी बिल्डिंग के अंदर एक बॉम्बर आ गया है जिसने की एक लड़की को बंदी बना लिया है। और वहीं पे हम लोग इस बॉम्बर को देखते हैं जिसने की एक लड़की को बंदी बना के रखा है। और वो यहाँ पे लगातार बोल रहा होता है कि मुझे इस एजेंसी के प्रेसिडेंट से मिलना है। अब यहाँ पे तीनों किसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और चुपके से देख रहे होते हैं बॉम्बर को। और फिर इसके बाद यहाँ पे कोनिकिदा और दसाई आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे बम ब्लास्ट होता है तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी, इसलिए हमें कैसे भी करके बॉम्बर को रोकना होगा। अब यहाँ पे आतोशी को ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलने लगते हैं और इसमें कोनिकिदा हार जाता है। तो कोनिकिदा को यहाँ पे बॉम्बर के सामने आना पड़ता है और उसको बता रहा होता है कि देखो बिल्डिंग को मत उड़ाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम भी उसमें मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे बॉम्बर बताता है कि देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही कहा अगर मेरे पास आओगे तो मैं इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे कोनिकिदा एक जगह पे बैठ जाता है। तभी बॉम्बर बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था, मुझे इस एजेंसी के प्रेसिडेंट से बात करनी है। अब यहाँ पे दसाई को ऐसा लगता है कि शायद इस बॉम्बर की कोई पर्सनल दुश्मनी है। अब यहाँ पे दसाई ये सोच रहा होता है कि कैसे भी करके हमें किसी ऐसे आदमी को इसके पास भेजना होगा जो कि इस एजेंसी का ना हो। और ये सुनने के बाद ही यहाँ पे आतोशी डर रहा होता है। और तभी यहाँ पे दसाई उसको बोलता है कि देखो तुम्हें न्यूज़पेपर बॉय बन करके उसके सामने जाना होगा। और फिर यहाँ पे आतोशी डरते हुए उसके सामने आ जाता है। अब इसको देखने के बाद यहाँ पे बॉम्बर बोलता है कि तुम कौन हो, तुम तो इस एजेंसी के नहीं लगते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब यहाँ पे आतोशी उसको बताता है कि देखो बिल्डिंग को बम से मत उड़ाना, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे बॉम्बर बताता है कि मैं जी के भी क्या करूंगा। और फिर ये मौका देखते हुए यहाँ पे कोनिकिदा तुरंत ही अपने नोटबुक में एक वायर गन के बारे में लिखता है और वो उसके पास आ जाता है। यानी कि कोनिकिदा अपने नोटबुक में किसी भी चीज के बारे में लिखेगा वो उसके पास आ जाएगी। और फिर इसके बाद वो अपनी वायर गन की मदद से यहाँ पे बॉम्बर के हाथ में जो रिमोट था उसको छीन लेता है और उस बॉम्बर को यहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोनिकिदा दसाई के साथ फिर से लड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे दसाई कोनिकिदा का मजाक उड़ा रहा था। तब जाकर के उस आदमी को मौका मिल जाता है अपने आप को छुड़ाने का और वो फिर बाद में यहाँ पे रिमोट को ले लेता है अपने हाथों में और एक्टिवेट कर देता है बम को। ये देखने के बाद यहाँ पे आतोशी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब बम एक्टिवेट हो गया है तो पूरी बिल्डिंग उड़ सकती है। और उस सबको बचाने के लिए वो सबसे पहले तो लड़की को यहाँ से दूर फेंक देता है जिसको बंदी बनाया गया था। और उसके बाद वो बम को ले करके बैठ जाता है ताकि वो खुद ब्लास्ट हो जाए लेकिन सब लोग बच जाएं। लेकिन टाइमर खत्म हो जाने के बावजूद भी बम ब्लास्ट नहीं होता। और फिर हमें पता चलता है कि ये बेसिकली टेस्ट था और ये टेस्ट लिया गया था दसाई के द्वारा ताकि लोग देख सके कि आतोशी इस एजेंसी में फिट बैठता है या नहीं। और हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन हैं जो कि इस एजेंसी में एज असिस्टेंट काम करते हैं। और फिर इसके बाद इस एजेंसी का जो प्रेसिडेंट होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और वो दसाई को बोलता है कि मैं फैसला तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम्हें आतोशी को लेना है या नहीं। और यहाँ पे दसाई बोलता है कि हाँ मुझे उसको एजेंसी में लेना है। और इसके बाद फाइनली आतोशी इस एजेंसी को ज्वाइन कर लेता है। फिर इसके बाद जब ये सभी लोग एक कैफे के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे तानीजाकी लगातार माफी मांग रहा होता है आतोशी से और बोल रहा होता है कि प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना, वो सभी चीजें एक एक्ट थी। लेकिन यहाँ पे नाओमी तुरंत ही गले लगा लेती है तानीजाकी को और फिर इसके बाद वो उसको बहन वाला प्यार दे रही थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था ये चीज देखने के बाद आतोशी को कि क्या ये दोनों सही में भाई बहन हैं। और ये बात वो पूछता भी है कि क्या तुम दोनों सही में भाई बहन हो। और यहाँ पे नाओमी बोलती है कि हाँ हम दोनों सगे भाई बहन हैं। लेकिन इनकी इस हरकतों को देखने के बाद यहाँ पे कोनिकिदा उन पे गुस्सा करता है और बोलता है कि अगर तुम दोनों पब्लिक में ऐसी हरकतें करोगे तो हमारी एजेंसी का नाम खराब होगा, है ना दसाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना। लेकिन यहाँ पे दसाई कोनिकिदा की कोई बात नहीं सुन रहा था, वो तो बल्कि यहाँ पे खुद एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन ये चीज देखने के बाद यहाँ पे कोनिकिदा उसे एक टपली मारता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आतोशी पूछता है कि तुम लोग एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले क्या काम किया करते थे। तो यहाँ पे दसाई बोलता है कि तुम खुद क्यों नहीं गेस करते। तो यहाँ पे इन दोनों भाई बहनों के बारे में आतोशी बोलता है कि दोनों स्टूडेंट्स होंगे और वो सही था। लेकिन जब बात आती है कोनिकिदा की तो वो बोलता है कि ये जरूर कोई पब्लिक सर्वेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे दसाई बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कोनिकिदा मैथ का एक टीचर हुआ करता था। लेकिन जब वो यहाँ पे दसाई के बारे में सोच रहा होता है कि दसाई पहले क्या काम किया करता था तो उसे पता ये चलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एजेंसी का इस बारे में पता लगा लेता है कि दसाई क्या काम करता था तो उसको 7 लाख येन दिए जाएंगे। और ये सुनने के बाद आतोशी यहाँ पे लगातार सोच रहा होता है कि दसाई क्या काम करता था और वो बोलता
बोलता भी है कई सारे कामों के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी वो पता नहीं लगा पाता। और हमें पता ये चलता है कि एजेंसी के अंदर किसी को भी दजाई से रिलेटेड उसका पास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर तभी यहाँ पे तानीजाकी को एक कॉल आता है क्लाइंट का। ये लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट क्योंकि एक लड़की होती है तो दजाई उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे कोनिकिदा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दजाई को मारने लगता है और एक रूम में जाकर के उसकी अच्छी से धुलाई करता है। और यहाँ पे जो क्लाइंट होती है वो यहाँ पे इन तीनों को बता रही होती है कि देखो हमारी जो बिल्डिंग है उसके पीछे कुछ स्मगलर्स हैं जो कि स्मगलिंग का काम करते हैं। और ये सुनने के बाद कोनिकिदा बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को ये तीनों सॉल्व करेंगे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे अतोसी और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका इस एजेंसी में ये पहला टास्क है। लेकिन जब वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जा रहा होता है तो यहाँ पे कोनिकिदा उसको रोकता है और उसको एक फोटो दिखाता है। वो बोलता है कि इसका नाम है आक्तागावा और इस शहर के अंदर जो सबसे खतरनाक माफिया है वो उसका एक मेंबर भी है। इसलिए याद रहे कि आक्तागावा के पास भी हमारी तरह सुपर पावर्स हैं। इसलिए अगर ये तुम्हें कहीं पे भी दिखाई दे तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना। और इसके बाद ही हमें आक्तागावा को दिखाया जाता है जो कि एक सूटकेस लेकर के चला जाता है पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पे पुलिस वाले उसको देख करके समझ जाते हैं कि वो कौन है। लेकिन तुरंत यहाँ पे आक्तागावा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार देता है। और न केवल इतना ही बल्कि वो जो सूटकेस अपने साथ लेकर के आया था उसके अंदर बम था और उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा देता है। और इधर पे हम लोग देखते हैं कि इनकी जो क्लाइंट होती है वो इनको गली में ले आती है और बोलने लगती है कि आगे जाकर के तुम्हें वो सारे स्मगलर्स मिल जाएंगे। ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा काम है। और फिर यहाँ पे इन सबको ये पता चलता है कि ये लड़की भी उस माफिया ग्रुप का ही एक मेंबर है जिसका मेंबर आक्तागावा है। और ये लड़की तुरंत ही आक्तागावा को कॉल करके बोलती है कि मैंने इन लोगों को ट्रैप में फंसा लिया है, तुरंत यहाँ पे आ जाओ। लेकिन इससे पहले कि आक्तागावा यहाँ पे आ पाता ये लड़की तुरंत ही एक गन निकालती है और यहाँ पे तानीजाकी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन बीच में नाओमी आ जाती है और सारी गोलियां उसको लग जाती है। और यहाँ पे तानीजाकी ने अपनी बहन को मरते हुए देख लिया था। वो एकदम हैरान था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आतोसी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि लड़की तुरंत ही तानीजाकी के पास चली जाती है और उसके सिर पे गोली मारने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे तानीजाकी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर का नाम होता है लाइट स्नो, यानी कि वो अपनी पूरी बॉडी को इस लाइट के अंदर छुपा सकता है। यहाँ पे लड़की कई बार फायर तो करती है लेकिन तानीजाकी को मार नहीं पाती। और तभी तानीजाकी उसके पीछे आकर के उसका गला दबाने लगता है। वो उसको मारने वाला था कि तभी वहाँ पे आक्तागावा आ जाता है जो कि तानीजाकी को पीछे से घायल कर देता है। और उसके बाद वो लड़की के पास आकर के उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे वो टाइगर जिंदा चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे लगातार गोलियां चला रही हो। ये सुनने के बाद यहाँ पे आतोशी को पता चल जाता है कि दोनों उसके पीछे हैं। और यहाँ पे आक्तागावा भी बोलता है कि हमें तो बस तुम चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे दोस्त मारे गए। और फिर यहाँ पे आक्तागावा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी इस पावर का नाम होता है रोसोमोन। और यहाँ पे जब भी आक्तागावा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे एक मॉन्स्टर सा आ जाता है। और यहाँ पे आक्तागावा आतोशी को बता रहा होता है कि देखो चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे पाँव काट दूंगा। लेकिन यहाँ पे तानीजाकी लगातार यहाँ पे आतोशी को बता रहा होता है कि देखो तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और तब यहाँ पे आतोशी को एक बात याद आती जो कि कोनिकिदा ने उसको बोली थी। कोनिकिदा ने उसको बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए एजेंसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। और यही सोचते हुए यहाँ पे आतोशी हमला कर देता है आक्तागावा पे। लेकिन वो डायरेक्ट हमला नहीं करता आक्तागावा पे, बल्कि वो तुरंत ही उसके पीछे चला जा करके एक गन को उठा लेता है और लगातार फायर करता है आक्तागावा पे। लेकिन इससे आक्तागावा को कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आक्तागावा अपनी पावर का इस्तेमाल करके आतोशी का एक पाँव काट देता है। और यहाँ पे आतोशी बहुत ज्यादा दर्द में था, वो रो भी रहा होता है क्योंकि उसका एक पाँव कट गया था। और तब उसको याद आता है ऑर्फनेज की एक बात। जब ऑर्फनेज में वो लगातार रोया करता था तब लोग उसको पीटा करते थे और वो लोग बताते थे कि तुम रो भी नहीं सकते क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। और यही बातें सोचते हुए उसको लगातार गुस्सा आ रहा होता है और वो फाइनली अपने टाइगर वाले फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं कि उसका पाँव भी ठीक हो चुका था। वो तुरंत ही आक्तागावा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे आक्तागावा अपने आप को पीछे हटा लेता है और उसके बाद ये लड़की लगातार उस पर गन से फायर करने लगती है। लेकिन यहाँ पे आतोशी को कुछ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आतोशी तुरंत ही उसके ऊपर चला जाता है हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आक्तागावा उसके ऊपर हमला करके उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन यहाँ पे आतोशी को कुछ नहीं होता। और फिर यहाँ पे तानीजाकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे तुरंत ही आक्तागावा के पीछे ले आता है। और यहाँ पे वो आक्तागावा के ऊपर हमला करने वाला था और यहाँ पे आक्तागावा भी तैयार था उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी बीच में दजाई आ जाता है और यहाँ पे दजाई को अपने सामने देख लेने के बाद ये लड़की पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो दजाई बताता है कि जब मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था तब मैंने तुम्हारे पॉकेट के अंदर एक ट्रांसमीटर डाल दिया था और यही कारण है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन यहाँ पे ये लड़की दजाई के ऊपर गोली चलाने वाली थी। तो यहाँ पे आक्तागावा बोलता है कि अपने बंदूक को नीचे कर दो क्योंकि वैसे भी तुम दजाई को हरा नहीं पाओगी। लेकिन यहाँ पे आक्तागावा दजाई को बोलता है कि देखो अभी के लिए तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम उस टाइगर को अपने पास लेकर के रहेंगे क्योंकि ब्लैक मार्केट में उस टाइगर की कीमत है 7 बिलियन येन। और इसके अलावा यहाँ पे आक्तागावा दजाई को एक्स एम्प्लॉय बुलाता है। इससे हमें पता ये चलता है कि दजाई एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले माफिया के साथ काम किया करता था। फिर इसके बाद जब आतोशी को होश आता है तो वो सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके अलावा वो फिक्र करने लगता है कि उन दोनों का
का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा उसके बगल में बैठा हुआ था। वो उसको बताने लगता है कि उन दोनों भाई बहनों की फिक्र मत करो, वो दोनों ठीक हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पे तानिजाकी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा तो उसी को ये बात बताता है कि देखो ब्लैक मार्केट में तुम्हारी कीमत है 7 बिलियन येन, यही कारण है कि तुम कहीं पे भी चले जाओ वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनने के बाद यहाँ पे आतोशी लगातार पैनिक करने लगता है। लेकिन कोनिकिदा बताता है कि देखो हर एक सिचुएशन में तुम्हें पैनिक नहीं करना चाहिए और ऊपर से थोड़ा शांत रहो। और ये सुनने के बाद यहाँ पे आतोशी भी सोचने लगता है कि कोनिकिदा हर एक सिचुएशन में कितना शांत रहता है, मुझे भी उसकी तरह बनना है। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे कोनिकिदा जो बुक पढ़ रहा है वो तो उल्टी है। और यहाँ पे वो उसके बारे में भी उसको बताता है कि जो तुम बुक पढ़ रहे हो वो तो उल्टी है। ये सुनने के बाद यहाँ पे कोनिकिदा उस पर गुस्सा भी करता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद वो अपनी बुक को सीधा कर लेता है और इससे हमें ये तो पता चली जाता है कि यहाँ पे कोनिकिदा की भी फट गई है। लेकिन वो सबके सामने अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माफिया ग्रुप के कई सारे मेंबर्स अपने बॉस के साथ एक जगह पे हमला कर देते हैं। और इस जगह पे कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि यहाँ का सामान ब्लैक मार्केट में बेचा करते हैं। और यहाँ पे माफिया ग्रुप का जो बॉस होता है वो पूछने लगता है कि क्या ये बात सच है। लेकिन तभी एक एम्प्लॉय उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे अपनी पावर की मदद से उसको सबसे पहले तो पीछे धकेलता है और बाद में उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है। और बाद में उस एम्प्लॉय को सबके सामने मार देने के बाद ये बॉस बोलने लगता है कि आज से जितना भी तुम्हारा सामान है वो सब हमारा हुआ। और इतना बोलने के बाद वो उधर से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने मेंबर्स को बोलता है कि यहाँ का एक भी एम्प्लॉय बचना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको मार दिया जाता है। लेकिन ये लोग यहाँ तक नहीं रुकते। इतना करने के बाद ये लोग इस पूरे स्टोर को ही उड़ा देते हैं। और यहाँ पे आतोशी जब बिल्डिंग के अंदर था तो उसको धुआं आते हुए दिख जाता है। वो तुरंत ही उस जगह पे जाता है तो उसे पता ये चलता है कि इस पूरे स्टोर को उड़ा दिया गया है। और यहाँ पे वो कई सारे डेड बॉडीज को देखता है। इसके अलावा पुलिस से उसे ये बात पता चलती है कि ये काम है पोर्ट माफिया ग्रुप का। और उनका ये काम देखने के बाद ये बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोच भी रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो तुरंत ही टेलीफोन बूथ के पास जा करके यहाँ पे कॉल करता है उसी लड़की को और उसको बताने लगता है कि देखो मैंने अपनी एजेंसी को छोड़ दिया है और मैं अभी अकेला हूँ और मुझे ले जाओ। ये सुनने के बाद यहाँ पे ये लड़की समझ जाती है कि आतोशी नहीं चाहता कि माफिया ग्रुप जो है उसकी एजेंसी पे हमला कर दे। लेकिन फिर आतोशी से बात कर लेने के बाद ये लड़की तुरंत एक लिजर्ट नाम के ग्रुप को कॉल करती है। और फिर हम इधर पे देखते हैं आतोशी को जो कि उदास होकर के चला जाता है एजेंसी की बिल्डिंग में। और वो यहाँ पे आया था अपना बैग लेने के लिए। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में उसको कोनिकिदा मिलता है। कोनिकिदा बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पे आतोशी बोलता है कि अभी एजेंसी सुरक्षित है। और इतना बोलने के बाद वो बिल्डिंग से बाहर चला आता है। और इधर पे हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है अक्तागावा का, जो कि जेल में बंद एक लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पे लड़की का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। लेकिन यहाँ पे अक्तागावा तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस लड़की को मारने वाला था। और यहाँ पे जो ब्लैक लिजर्ड का जो ग्रुप होता है वो तुरंत ही एजेंसी के अंदर आ जाता है और वो एजेंसी की बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ करके घुस जाते हैं अंदर। और यहाँ पे कोनिकिदा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से इन लोगों ने यहाँ पे हमला क्यों कर दिया। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं आतोशी को जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। वो लगातार ये सोच रहा होता है कि पहले तो मुझे ऑर्फनेज से निकाल दिया गया जो कि मेरा पहला घर था, लेकिन कैसे भी करके मेरे को एक दूसरा घर मिल गया था ये एजेंसी। लेकिन अब मुझे इस घर को भी छोड़ना होगा। लेकिन तभी अचानक से उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी बिल्डिंग से आ रही थी जिसमें वो काम किया करता था। और यहाँ पे आतोशी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे, इसलिए वो तुरंत ही बिल्डिंग के अंदर चला आता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो नजारा वो देखता है उसको देखने के बाद तो आतोशी भी हैरान था। वो ये देख पा रहा था कि यहाँ पे जो लिजर्ड ग्रुप का जो पूरा मेंबर है उसको बहुत ही आराम से हरा दिया जाता है। और अब जाकर के यहाँ पे आतोशी को समझ में आता है कि जिस एजेंसी के साथ वो मिलकर के काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी यहाँ पे कोनिकिदा अपने बुक में हिसाब करने लगता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि यार बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ तो यहाँ पे रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना आएगा। लेकिन तभी एजेंसी के एक मेंबर यहाँ पे पूछने लगते है कि इन सब का क्या करना है। तो कोनिकिदा बताता है कि इन सब का क्या करोगे, सबको फेंक दो बिल्डिंग से बाहर। और तुरंत ही सबको विंडो से नीचे फेंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एजेंसी का हर एक आदमी सुरक्षित था। और सबको देख लेने के बाद यहाँ पे आतोशी रोने लगता है। तब यहाँ पे कोनिकिदा उसका मजाक उड़ाता है। फिर इसके बाद ये लोग मिल करके पूरे एरिया को साफ करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आतोशी का ध्यान जाता है रैम्पो के ऊपर जो कि एजेंसी का ही एक मेंबर है, जो कि यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बोलता है कि क्या तुम मुझे इस बोतल के अंदर से मार्बल निकाल करके दोगी। फिर वो असिस्टेंट लेकर के चली जाती है बोतल को और तोड़ देती है और उसके अंदर का जो मार्बल था वो ला करके दे देती है रैम्पो को। और इसको देख लेने के बाद ये रैम्पो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे आतोशी को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ पे कोनिकिदा से बोल भी रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रैम्पो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे रैम्पो बोलने लगता है कि देखो मुझे जाना होगा क्योंकि पुलिस वालों को मेरी जरूरत है और मेरी पावर के बिना वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कोनिकिदा ये बोलता है कि हाँ ये एजेंसी तुम्हारी वजह से तो चल रही है क्योंकि तुम्हारी पावर ही बहुत ज्यादा यूनिक है। और यहाँ पे हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे कोनिकिदा बोलता है रैम्पो से कि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे आतोशी को भी अपने साथ ले जाओ। फिर इसके बाद ये दोनों क्राइम सीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होता है वो इन दोनों से मिल करके बता रहा होता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसको 3 गोली लगी है। ये सुनने के बाद यहाँ पे रैम्पो पूछता है कि क्या कोई सस्पेक्ट है।
लेकिन यहाँ पे ऑफिसर बताता है कि नहीं, इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही इसका कोई क्लोज फ्रेंड है। लेकिन तभी बाकी पुलिस वाले बताते हैं कि हमें एक और डेड बॉडी मिली है। ये लोग तुरंत ही उस तरफ भागते हुए जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये डेड बॉडी नहीं बल्कि यहाँ पे दजाई है। और यहाँ पे दजाई बताता है कि मैंने मरने की तो कोशिश की लेकिन इन लोगों ने मुझे बचा लिया। लेकिन फिर वो इसके बाद आतोशी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आतोशी अपने केस के बारे में उसको बताता है और फिर यहाँ पे दजाई चला जाता है डेड बॉडी को देखने के लिए। और वो डेड बॉडी को देखने के बाद यहाँ पे रोने लगता है और रोते बोल रहा होता है कि कौन खूबसूरत लड़की है जो कि बिना मेरे मर गई। फिर यहाँ पे ऑफिसर इन लोगों से पूछता है कि ये कौन है। तो यहाँ पे रैनपो बताता है कि ये भी मेरा एक साथी है जो कि इस केस को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन तभी यहाँ पे रैनपो एक पुलिस वाले से पूछता है कि इस केस को 60 सेकंड में सॉल्व करो। लेकिन ये पुलिस वाला इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके 10 सेकंड तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बता रहा होता है कि शायद ये काम उसी माफिया ग्रुप का है, क्योंकि वो ग्रुप किसी को भी मारने के लिए केवल 3 गोलियों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दजाई बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि वो माफिया ग्रुप कभी भी किसी को मारने से पहले उस आदमी का जॉ नहीं तोड़ते और ऊपर से वो केवल 3 गोलियों का ही इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे अफसर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये खून किया किसने। तभी यहाँ पे रैनपो बताता है कि अब मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये बता देता है कि इस लड़की का खून किसी और ने नहीं बल्कि इस पुलिस वाले ने ही किया है। और यहाँ पे ये पुलिस वाला तुरंत ही डर जाता है और अपनी बंदूक निकाल देता है इन लोगों पे हमला करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे दजाई पीछे से धक्का दे देता है आतोशी को और आतोशी इस पुलिस वाले पे जाकर के गिरता है, जिसके बाद इस पुलिस वाले को पकड़ लिया जाता है। और फिर यहाँ पे रैनपो बताता है कि आप लोग इसकी बंदूक चेक कर सकते हैं, इसमें 3 गोलियां कम है और ऊपर से इसने खून यहाँ पे नहीं किया था। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक डॉक है और वहाँ पे इसने हमला किया था इस लड़की के ऊपर, उसकी जान ले ली थी। लेकिन वहाँ पे आपको खून के दाग नहीं मिलेंगे क्योंकि इसने साफ कर दिया था। और फिर हमें पूरी सच्चाई पता चलती है। तो होता यूं है कि जो लड़की मर गई है ये पुलिस वाला उसका बॉयफ्रेंड था और इसकी गर्लफ्रेंड के पास एक करप्ट पॉलिटिशियन से रिलेटेड कई सारे सबूत थे। तब यहाँ पे उस पॉलिटिशियन ने इसको बोला था कि जाकर के लड़की को मार दो, क्योंकि उसी पॉलिटिशियन ने इस लड़के की जॉब लगवाई थी। और यही कारण है कि ये पुलिस वाला पॉलिटिशियन के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। तो आखिरी में ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और डिसाइड करता है कि अपनी खुद की जान ले लेगा और ये ऐसा करने भी वाला था। लेकिन तभी बीच में इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। और उसकी गर्लफ्रेंड के मर जाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा होता है कि अब इसका करियर हो जाएगा खत्म। इसलिए यहाँ पे 2 गोली और चलाता है अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी पे और बाद में उसको पानी में बहा देता है। और यहाँ पे पुलिस वाले को ऐसा लग रहा होता है कि सारा शक यहाँ पे माफिया के ऊपर जाएगा। लेकिन रैम्पो के रहते हुए ऐसा नहीं हो पाया और रैम्पो आखिरी में उसको बताता भी है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मरने से पहले क्या बोला था। और उसको सुनने के बाद ये पुलिस वाला रोने लगता है। फिर इस केस को सॉल्व कर लेने के बाद जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे आतोशी रास्ते में बोलता है दजाई से कि रैम्पो की जो पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो किसी भी केस को सॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दजाई उसको एक सीक्रेट बताता है। वो बोलने लगता है कि रैम्पो के पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं है और ये बात एजेंसी का हर एक आदमी जानता है। यही कारण है कि वो लोग एजेंसी में इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं ताकि कभी भी रैम्पो को अकेला फील ना हो। लेकिन ये बात यहाँ पे रैम्पो को नहीं पता। उसको यही लगता है कि उसके पास कोई पावर है, यही कारण है कि वो बहुत अच्छे से केस को सॉल्व कर देता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं है। वो अपने खुद के दिमाग से ही केस को सॉल्व करता है और किसी भी केस को सॉल्व करने के दौरान अगर रैम्पो कुछ भी बोलता है तो वो बात सही निकलती है। यही कारण है कि हम लोग उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आतोशी बोलता है कि भला रैम्पो ने 60 सेकंड के अंदर इस केस को सॉल्व कैसे कर दिया, उसने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया कि खूनी कौन है। तो यहाँ पे दजाई बोलता है कि देखो ये काम तो तुम भी कर सकते थे। अगर तुमने डेड बॉडी को ध्यान से देखा होगा तो डेड बॉडी एकदम ताजा थी। इसका मतलब ये है कि खून ठीक 1 दिन पहले हुआ है। और ऊपर से डेड बॉडी ने अच्छे कपड़े पहने थे लेकिन उसके ऊपर मेकअप नहीं था, यानी कि वो जल्दबाजी में किसी से मिलने गई थी। और ऊपर से लड़की के हाथ में जो घड़ी था वही सेम घड़ी उस लड़के के पास भी थी, यानी कि उस पुलिस वाले के पास। और सेम घड़ियां तो केवल एक कपल ही पहन सकते हैं। यही कारण है कि रैम्पो ने बहुत ही आराम से पता लगा लिया कि खूनी कौन है। फिर अगले दिन जब कोनिकिदा बिल्डिंग के अंदर आता है तो यहाँ पे आतोशी उसको बोलता है कि पता नहीं क्या दजाई ने ऐसा कुछ खा लिया जिसके बाद अचानक से वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा इन चीजों पे ध्यान नहीं देता बल्कि वो अपना काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही दजाई जाकर के उसको छेड़ता है वो तुरंत ही दजाई को नीचे पटक देता है और बोलता है कि अब चलो एक नया केस है। तो ये एक अजीब सा केस है। इसमें हो ही रहा है कि जितने भी विक्टिम्स जो गायब हो जा रहे हैं वो गायब होने से पहले उनको उन्हीं की तस्वीर दी जाती है और उसके कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोनिकिदा एक आदमी से मदद लेने के लिए आता है इन दोनों के साथ। और यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि जिस आदमी से मदद लेने के लिए आया है वो खुद भी एक क्रिमिनल है और ये आदमी कई सारे साइबर क्राइम करता है। लेकिन ये आदमी कई बार एजेंसी की मदद भी करता है और यही कारण है कि अब तक एजेंसी ने इसे नहीं पकड़ा है। लेकिन यहाँ पे यह आदमी तुरंत ही कोनिकिदा को ताना मारता है और बोलता है कि तुमने तो अपने बुक के अंदर अपनी शादी की डेट भी लिख दी है जो कि आज से ठीक 6 साल बाद की है। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा बोलता है कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आदमी बताता है कि
हाँ तुम्हारा काम हो गया। और ये लो फोटोज, ये उन सब लोगों की फोटोज हैं जो कि अभी रिसेंटली गायब हुए हैं। इसके बाद ये तुरंत ही एक कैब बुक करके कहीं जाने लगते हैं और यहाँ पे कोनिकिदा इन दोनों को बताता है कि ये कैब ड्राइवर भी एजेंसी के साथ काम करता है। पहले एक थिएटर ग्रुप में काम किया करता था लेकिन वहाँ पे इसे अच्छे पैसे नहीं मिलते थे और अब जाकर के हमारे लिए काम कर रहा है। और इसी कैब ड्राइवर ने मेरे को बताया था कि जो विक्टिम्स अभी रिसेंटली गायब हुए हैं उनमें से 2 लोग इसके कैब में बैठे थे। लेकिन तभी यहाँ पे दजाई बोलता है कि मैंने देखा है कि ज्यादातर विक्टिम्स ने चश्मे पहने थे, तो हो सकता है तुमने भी चश्मे पहने हो तो तुम भी गायब हो जाओ। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर इसके बाद ये तीनों एक बंद पड़े हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे इन्हें कई सारे फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। फिर लोग जब आगे जा रहे होते हैं तभी इन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग तुरंत ही आवाज का पीछा करते हुए एक दूसरे रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि ग्लास के कंटेनर में एक लड़की को बंद करके रखा गया है और उसके अंदर पूरा पानी है। ये लड़की यहाँ पे मर सकती थी, लेकिन इससे पहले कि लड़की मर जाती है यहाँ पे कोनिकिदा तुरंत ही ग्लास के कंटेनर को तोड़ देता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि लड़की 12th विक्टिम है और इसका नाम है ससाकी। ये लड़की यहाँ पे बताती है कि जब मेरी किडनैपिंग हुई थी तब मैं रेलवे स्टेशन पे थी, लेकिन इसके अलावा मेरे को उन क्रिमिनल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ससाकी ये बात भी जरूर बताती है कि मेरे अलावा और भी लोग हैं जो यहाँ पे ट्रैप हैं। और तभी यहाँ पे आतोशी एक ऐसे रूम को ढूंढ लेता है जहाँ पे कई सारे और भी विक्टिम्स को बंद करके रखा गया है। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा जैसे उस कंटेनर के पास पहुँचता है जिसके अंदर सभी विक्टिम्स को रखा गया था, तुरंत ही उस कंटेनर के अंदर एक पॉइजनस गैस को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कोनिकिदा के आंखों के सामने वो तीनों मर जाते हैं। यहाँ पे कोनिकिदा को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो इन तीनों को नहीं बचा पाया। लेकिन यहाँ पे लोग देख नहीं पाते कि उनके पीछे एक कैमरा है जिसमें कि कोनिकिदा का चेहरा आ जाता है। और फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में कोनिकिदा का चेहरा आ जाता है फोटो के साथ। और यहाँ पे एजेंसी के बारे में भी कई सारी गलत चीजें लिखी गई थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये लोग विक्टिम्स को मार रहे हैं। और यहाँ पे कोनिकिदा समझ गया था कि क्रिमिनल जानबूझ करके एजेंसी का नाम खराब करना चाहता है। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं ससाकी के पास और यहाँ पे ससाकी इन तीनों को थैंक यू बोल रही होती है कि तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन यहाँ पे ये दोनों देख करके हैरान थे कि दजाई पहले से ही उधर पे ही है। फिर यहाँ पे कोनिकिदा पूछता है कि तुम रात भर कहाँ पे थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया था तो तुम तो यहाँ पे नहीं थी। तो लड़की बताती है कि मैं रात भर दजाई के साथ थी। और ये सुनने के बाद ये दोनों हैरान थे। फिर इसके बाद जब ये तीनों एक जगह पे बैठे होते हैं तब यहाँ पे कोनिकिदा दजाई से पूछने लगता है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कोनिकिदा खुद ससाकी को पसंद करने लगा है। तब यहाँ पे दजाई बोलता है कि मेरे को तो हर टाइप की लड़की पसंद है। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे कोनिकिदा की जो डायरी होती है वो पकड़ा देता है आतोशी को, जिसके अंदर लड़कियों की टाइप्स के बारे में लिखा होता है, जिस टाइप की लड़कियां कोनिकिदा को पसंद है। और उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आतोशी घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा बोलता है कि ये सब छोड़ो, मुझे पता चल गया है कि किडनैपर कौन है। फिर इसके बाद ये तीनों उसी कैब ड्राइवर के साथ एक सुनसान जगह पे चले आते हैं। यहाँ पे कैब ड्राइवर पूछता है कि क्या आपको किडनैपर मिल गया। कोनिकिदा बताता है कि हाँ हमें किडनैपर मिल गया, वो अभी हमारे साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि कैब ड्राइवर था जो कि सभी लोगों को किडनैप किया करता था और बाद में अपने विक्टिम्स की जान लेने के बाद उनके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। और कैब ड्राइवर जब भी किसी विक्टिम को पकड़ लिया करता था तो उसको किडनैप करने से पहले वो चश्मा पहनता था और कैप पहनता था। ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि रियल लाइफ में वो चश्मा नहीं पहनता और अगर उसका किडनैपिंग वाला जो लुक है अगर वो किसी कैमरे में आ भी गया तब भी किसी को उसके ऊपर शक नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइफ में चश्मा ना पहनता है और ना कैप पहनता है। और ऊपर से जब ससाकी किडनैप हुई थी तो आखिरी बार उसने कैब को बुक किया था, वो कैब इसी की थी। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर बताता है कि देखो ऑर्गन्स को सप्लाई करना या फिर ब्लैक मार्केट में बेचने का काम मेरा अकेला नहीं है। यही कारण है कि जब पुलिस मेरे से इंक्वायरी करेगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे प्रोटेक्शन दो या फिर पुलिस से मुझे प्रोटेक्शन दिलवाओ। कोनिकिदा पूछता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। तब यहाँ पे ड्राइवर बताता है कि मेरा एक विक्टिम ऐसा भी था जो कि माफिया ग्रुप का एक मेंबर रह चुका है। और तभी वहाँ पे माफिया ग्रुप के मेंबर्स आ जाते हैं और तुरंत ही इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब हमले से डरने के बाद ये ड्राइवर तो इधर से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा इन दोनों को बोलता है कि तुरंत ही ड्राइवर के पीछे जाओ और वो अकेले इन तीनों से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे आक्तागावा आकर के पीछे से हमला कर देता है। तब यहाँ पे कोनिकिदा अपनी जान बचाने के लिए अंदर जाकर के छुप जाता है। फिर इसके बाद आक्तागावा उसके सामने आ जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे वो गोली चला देता है एक पाइप के ऊपर और पाइप के अंदर का जो पानी होता है वो नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। फिर इसके बाद कोनिकिदा तुरंत ही स्टन गन मंगा करके वहाँ पे तुरंत ही पानी के अंदर फेंक देता है। और यहाँ पे आक्तागावा पानी के ऊपर खड़ा था तो यही कारण था कि उसको जोर से झटका लगता है, लेकिन इससे आक्तागावा को ज्यादा कुछ होता नहीं। और यहाँ पे आक्तागावा फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, इसलिए आक्तागावा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये सारी चीजें हो जाने के बाद यहाँ पे कोनिकिदा आतोशी को लेकर के आ जाता है एक बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ पे आतोशी को बताया ये जाता है कि इस बिल्डिंग में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उस टेररिस्ट अटैक में 5 हमारे एजेंसी के लोग मारे गए थे और उन 5 में से एक आक्तागावा के फादर भी थे। और यही कारण है कि आक्तागावा हमारे एजेंसी से इतना ज्यादा नफरत करता है। लेकिन तभी यहाँ पे कोनिकिदा के लैपटॉप पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज को पढ़ लेने के बाद अचानक से कल इनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। यहाँ पे एजेंसी का हर एक आदमी था और यहाँ पे फिर कोनिकिदा बताता है कि अचानक से मेरे को मैसेज आया कि 5 जगहों पे बम ब्लास्ट होने वाले हैं और इसी से रिलेटेड मैं तुम सबके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ ताकि तुम लोग को बता दूं कि कहाँ कहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकते हैं और इस केस में हमारी मदद रैम्पो करेगा। वो तुरंत ही बता देगा कि बम कहाँ पे हैं, लेकिन अभी
फिलहाल के लिए रैम्पो किसी और केस में बिजी है, इसलिए शाम को वो हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोनिकिदा मदद मांगता है उसे साइबर क्राइम वाले से, लेकिन वो मना कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अब फोन रख दो। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब ये चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तब यहाँ पे कोनिकिदा इन सबको बताता है अजुराई किंग के बारे में, एक ऐसा आदमी जो कि हर जगह बम ब्लास्ट करवाया करता था। और अजुराई किंग भी किसी जगह बम ब्लास्ट करने से पहले पुलिस वाले को एक मैसेज भेजा करता था कि वो कहाँ पे बम ब्लास्ट करने वाला है। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही यहाँ पे ससाकी बोलती है कि हो सकता है अजुराई किंग जिंदा हो, लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दजाई को, जो कि लगातार ससाकी के सामने यहाँ पे कोनिकिदा का मजाक उड़ा रहा होता है, और यहाँ पे ससाकी भी कहीं ना कहीं शर्मा रही होती है, और उसको शर्माता हुआ देख हम समझ जाते हैं कि वो भी कोनिकिदा को कहीं ना कहीं लाइक करती है। तभी यहाँ पे रैम्पो आतोशी को कॉल करके बताता है कि बम ब्लास्ट उस जगह पे होंगे जहाँ पे कई सारे ऑयल्स और गैस की फैक्ट्रीज हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आधा शहर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये लोग फैक्ट्रीज की तरफ जाने लगते हैं, तभी इन्हें यहाँ पे पता ये चलता है कि पुलिस वालों को बम मिल चुका है, लेकिन उस बम के ऊपर एक ऐसा टाइमर है जिसके साथ अगर छेड़छाड़ किया गया तो बम अचानक से फट जाएगा। और इसके अलावा इन लोगों को ये बात भी बताई जाती है इनके प्रेसिडेंट के द्वारा कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसको मार दिया गया है। अभी तक से ये पता नहीं चला है कि उसकी मौत हुई कैसे है, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसके हाथ पे एक नंबर 0 दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे दजाई बताता है कि जरूर उस बम का रिमोट किसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। और फिर इसके बाद ये तीनों एक ऐसी जगह पे चले आते हैं जो कि पुराना मिलिट्री बेस हुआ करता था, और यहाँ पे कोई भी नहीं आता। अब स्टार्टिंग में तो इनको केवल शक होता है कि शायद इधर पे रिमोट हो सकता है, लेकिन जब इनके ऊपर हमला हो जाता है तभी लोग समझ जाते हैं कि लोग सही जगह पे आए हैं। और यहाँ पे कोनिकिदा इन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों जा करके बम का रिमोट ढूंढो, तब तक मैं इन लोगों से लड़ता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे कोनिकिदा भागते हुए जा रहा होता है, तभी अचानक से उसके नीचे नंबर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे एक आदमी आकर के बताने लगता है कि तुम्हें मिला है 39। और इसके अलावा यहाँ पे दजाई को रिमोट भी मिल जाता है बम का, लेकिन बम तक सिग्नल भेजने के लिए इन लोगों को यहाँ पे की जरूरत पड़ेगी, और तभी जाकर के कंट्रोलर चल सकता है। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जो कि इन दोनों को ऐसा करने से रोकता है। और यहाँ पे आदमी कोनिकिदा को ये बात बता रहा होता है कि एक बार अगर मेरा नंबर किसी के हाथों में चढ़ गया तो उसके बाद मैं उस आदमी को किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता हूँ, लेकिन अगर एक बार तुम्हारे हाथ के नंबर 0 हो गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ये सारा प्लान हमारे माफिया के द्वारा बनाया गया था ताकि तुम्हारी एजेंसी को खत्म किया जा सके, और मेरे हाथ में वो चाबी है जिसकी मदद से तुम कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हो, तभी जाकर के सिग्नल भेजा जाएगा बम को रोकने के लिए। लेकिन इतना बोलने के बाद ये आदमी इस चाबी को तोड़ देता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों मिल करके भी इस बड़े से आदमी को हरा नहीं पा रहे थे। और फिर यहाँ पे कोनिकिदा एक प्लान के साथ आता है, और यहाँ पे दजाई समझ जाता है कि उसका प्लान क्या है। और फिर इसके बाद कोनिकिदा जानबूझ करके इस आदमी के सामने आ जाता है, और जब ये आदमी उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, तुरंत ही यहाँ पे वो अपनी वायर गन का इस्तेमाल करके ऊपर चले जाता है जहाँ पे दजाई है, और दजाई नीचे आ जाता है। और यहाँ पे इस आदमी का जो नंबर वाला ट्रिक था वो दजाई के सामने काम नहीं करता, और दजाई बड़े आराम से इस आदमी को हरा देता है, और इधर पे कोनिकिदा भी इस मोटे से आदमी को हरा देता है। और फिर इसके बाद कोनिकिदा तुरंत ही अपनी डायरी में उस चाबी की फोटो बनाता है जो कि उसने देखी थी, और उसके बाद ये लोग आराम से इस कंट्रोल पैनल को एक्टिवेट कर देते हैं, और बाद में बम को रोक दिया जाता है। फिर इसके बाद अगले दिन हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे दजाई कोनिकिदा को ये बात बताता है कि जिस बंदे ने मेरे को मैसेज करके बताया था कि बम कहाँ पे हो सकता है, मैंने उसको एक मेल किया है और यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। और तभी वहाँ पे ताकोशी आ जाता है, लेकिन ताकोशी यहाँ पे कोई मैसेंजर नहीं होता, वो तो बल्कि यहाँ पे ईमेल हैक करके आ जाता है देखने के लिए कि असली क्रिमिनल कौन है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से ससाकी गोली चला देती है कोनिकिदा के ऊपर, लेकिन तभी ताकोशी कोनिकिदा को साइड में हटा देता है और सारी गोली उसको लग जाती है। फिर इसके बाद ससाकी यहाँ पे सबके सामने आती है और वो बताने लगती है कि तुम्हारी एजेंसी ने मेरे को नहीं ढूंढा, बल्कि मैंने तुम्हें ढूंढा था, और ऊपर से मैं चाहती थी कि मैं हर पल तुम लोगों के साथ रहूं ताकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करते रहूं। और मैंने ही तुम्हें बम वाला मैसेज भी भेजा था, और मैंने ही माफिया को कांटेक्ट किया था ताकि वो लोग तुम्हें खत्म कर दे, ताकि तुम्हारी एजेंसी भी खत्म हो जाए और यहाँ पे मेरा बदला भी पूरा हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती तुरंत यहाँ पे ताकोशी उस पर गोली चला देता है, और ये देखने के बाद यहाँ पे कोनिकिदा गुस्सा हो जाता है दाजाई के ऊपर, और वो बोलता है कि भला तुमने अपनी बंदूक उसको क्यों दी, अब देखो वो लड़की मारी जा चुकी है, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है। तो यहाँ पे दाजाई बताता है कि देखो उस लड़की के चक्कर में हमने भी अपना एक दोस्त खोया है, तो उस लड़की के मरने पे मेरे को कोई अफसोस नहीं है, और भले ही मैं इसको इंसाफ नहीं बोल सकता, लेकिन ताकोशी के लिए ये इंसाफ है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसको एक कॉल आता है, और कॉल आ जाने के बाद जब दाजाई उसके सामने से गुजर रहा होता है तभी वो दाजाई को जोर से पकड़ लेती है, और फिर उसके बाद वो अपनी पावर को तुरंत ही एक्टिवेट कर देती है। लेकिन जब अगले दिन दाजाई एजेंसी में नहीं पहुंचता तो यहाँ पे आतोशी को फिक्र हो रही होती है उसकी, और वो सबको बोल भी रहा होता है कि दाजाई कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी दाजाई की फिक्र नहीं होती, सब लोग बोल रहे होते हैं कि हो सकता है फिर से सुसाइड करने गया हो या फिर वो किसी लड़की के पीछे होगा। लेकिन तभी यहाँ पे सबके सामने तानीजाकी आ जाता है, और यहाँ पे आतोशी उससे पूछता है कि तुम्हारा कितनी बार ट्रीटमेंट हुआ है। तब यहाँ पे तानीजाकी बोलता है कि 4 बार, और इतना बोलते समय वो बहुत ज्यादा डर रहा था, और तभी उसको एहसास होता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है, और उसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पे ये लड़की आती है और इसका नाम होता है योसानो। अब योसानो को देखने के बाद यहाँ पे
पे हर कोई भाग जाता है आतोशी को छोड़ करके। और फिर यहाँ पे योसानो आतोशी को अपने साथ लेकर के चली जाती है शॉपिंग करने के लिए। अब यहाँ पे आतोशी जब सारा सामान उठा करके उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तभी वो उस लड़की को देखता है जिस लड़की ने देसाई को गायब किया था। लेकिन उस लड़की को देखने के चक्कर में वो एक आदमी से टकरा जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पे योसानो चली जाती है आदमी से माफी मांगने के लिए, लेकिन ये आदमी बहुत ही खड़ूस होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक धंधे वाली हो। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे योसानो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही उस आदमी का हाथ तोड़ देती है। फिर इसके बाद जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तभी ट्रेन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे इन दोनों को बताया जाता है कि माफिया वालों ने ट्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया है और ट्रेन के अंदर बम है। अगर लोगों की जान बचानी है तो बम को ढूंढना होगा। और फिर इसके बाद ये दोनों अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं बम को ढूंढने के लिए। लेकिन ये बेसिकली एक ट्रैप था माफिया वालों का। और यहाँ पे जब योसानो अकेली होती है तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। और यहाँ पे जब आतोशी अकेला होता है तभी उसको वही लड़की मिलती है जिसको उसने पहले देखा था। वो उसको बोलता भी है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये लड़की यहाँ से जाती है और बताती है कि मैं माफिया ग्रुप के साथ काम करती हूँ। और इतना बोलने के बाद वो अपनी पावर इस्तेमाल करके यहाँ पे आतोशी को घायल कर देती है। अब इधर पे हम देखते हैं योसानो का, जिसका और बुरा हाल होता है। वो लगातार पिट रही होती है और फिर ये माफिया वाला उसके हाथ में एक चाकू घुसा देता है और बाद में उसके चारों तरफ बम लगा करके उधर से चला जाता है। अब यहाँ पे योसानो जैसे ही अपने हाथ से चाकू निकालती है वो बम फट जाते हैं। और यहाँ पे आतोशी भी सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो यहाँ पे सभी लोग मारे जाएंगे। और यहाँ पे इस आदमी को ऐसा लगता है कि शायद उसने योसानो की जान ले ली है। लेकिन जब वो योसानो के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि योसानो अभी जिंदा है और वो तुरंत ही उसको एक पंच मारती है। और इसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि योसानो जिंदा कैसे बच गई। वो लगातार पूछ रहा होता है कि तुम जिंदा कैसे बच गई, लेकिन यहाँ पे योसानो उसको कुछ बताती नहीं बल्कि उसको लगातार पंच मारती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे योसानो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को बीच में से काट देती है। और यहाँ पे आतोशी भी सही वक्त पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके लगातार इस लड़की से लड़ रहा होता है। फिर आखिरी में दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और दोनों ही थक जाते हैं। और यहाँ पे आतोशी उससे पूछता भी है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती। वो बस इतना बताती है कि अभी रिसेंटली मैंने एक परिवार को मार दिया था जहाँ पे मैंने माँ के सामने उसके बच्चों को मार दिया। अभी सुनने के बाद यहाँ पे आतोशी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे उसको पता ये चलता है कि लड़की की बॉडी के ऊपर बम है और अगर उसने लड़की को छुआ तो पूरा बम ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आतोशी उसको बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए अगर तुम्हारे पास बम का कंट्रोल है तो प्लीज मुझे दे दो। और यहाँ पे वो ऐसा करती भी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आतोशी बम के कंट्रोलर को हाथ लगाता है तुरंत ही वो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि बिना कंट्रोलर के भी ये बम एक्टिवेट होने वाला था और ये बम चाहे कुछ भी हो जाए फट के रहेगा। और फिर ये लड़की जा करके गेट पे खड़ी हो जाती है और यहाँ पे आतोशी को बताती है कि मैं खुद भी मरना चाहती थी क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मारा है और मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे माफ कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यही कारण है कि मैं अपनी जान देने वाली हूँ। और क्योंकि माफिया ने ही मेरे को बचपन से लेकर के बड़े तक पाला है, यही कारण है कि मैं उनकी हर बात मानती रही बिना ये सोचे कि क्या मैं सही कर रही हूँ या फिर वो गलत है। और यही कारण है कि अब मैं मरना चाहती हूँ। और इतना बोलने के बाद वो ट्रेन से कूद जाती है। लेकिन यहाँ पे आतोशी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ जाता है और तुरंत ही उसकी बॉडी से बम निकाल करके फेंक देता है और यहाँ पे उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो उसको ले आता है अपनी एजेंसी में। लेकिन यहाँ पे कोनिकिदा उसको बताता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, भला कितने भी माफिया के लोग भले ही तुम्हें मासूम नजर आए लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उनकी मदद मत करना क्योंकि ये लोग एक सांप की तरह है, ये कभी भी तुम्हें डस सकते हैं। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी यहाँ पे आतोशी को विश्वास होता है कि शायद ये लड़की बदल सकती है। इसलिए अगले दिन वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले आते हैं ताकि यहाँ पे आतोशी इस लड़की को दिखा सके कि वो लोग इसके लिए कितना केयर करते हैं। अब यहाँ पे लड़की फिर उनको पूरी बात बताती है कि मेरी जो पावर है इस फोन से एक्टिवेट होती है और माफिया वाले भी मुझे इसी फोन से कॉल करते हैं, तब जाकर के मेरी पावर एक्टिवेट होती है और मैं किसी की भी जान ले लेती हूँ। और मुझे ये करना भी पड़ता है क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। फिर इसके बाद कोनिकिदा यहाँ पे उसको बताने लगता है, खासकर आतोशी को, कि देखो मुझे पता है कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो, लेकिन याद रहे कि वो माफिया ग्रुप की एक मेंबर रह चुकी है और उसने कई सारे लोगों की जान ली है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा और पुलिस वाले देखेंगे कि उसका क्या करना है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आत्सुकी एक्चुअली में उसको लेकर के जा रहा होता है पुलिस स्टेशन। लेकिन रास्ते में जब वो पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो तो यहाँ पे आत्सुकी गलती से बोल देता है कि मैं तुम्हें डेट पे लेकर के आया हूँ और हम दोनों मिलकर के कुछ खाते हैं। और ये लड़की इसके लिए मान जाती है। फिर दोनों बैठ करके आइसक्रीम खाते हैं और कुछ देर के बाद ये लड़की बोलती है कि मेरे को एक और जगह जाना है। फिर इसके बाद आत्सुकी देखता है कि वो लड़की खुद अपने आप को पुलिस स्टेशन में ले आती है और ये लड़की बताने लगती है कि मुझे पता है कि मैंने कितने सारे लोगों की जान ली है, इसलिए उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे आतागावा आ जाता है जो कि अचानक से आत्सुकी के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और न केवल इतना ही बल्कि उस लड़की के ऊपर भी हमला कर देता है और दोनों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एजेंसी में सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे आत्सुकी का किडनैप हो चुका है।
लेकिन यहाँ पे जो रैम्पो होता है वो बोलता है कि भला हम उसकी फिक्र क्यों करें, वो तो व्हाइट टाइगर है और ऊपर से वो लोग उसको ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं और वो कभी हमारी एजेंसी का हिस्सा था भी नहीं, वो तो अचानक से बीच में आ गया। और यहाँ पे कोनिकिता भी कहीं ना कहीं उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, हमें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे एजेंसी का जो प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उसको देखने के बाद सबकी फट जाती है और वो यहाँ पे सबको समझाता है कि तुम लोग कुछ भी करो लेकिन आत्सुकी को यहाँ पे जिंदा लेकर के आओ और वो भी सही सलामत। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं देनजाई को, जो कि एक जगह पे बंधा होता है और यहाँ पे उसका जो पुराना पार्टनर होता है यानी माफिया ग्रुप का जो पार्टनर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और इसका नाम होता है सुया। अब यहाँ पे सुया उसको धमका रहा होता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा और इतना बोलने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसको आजाद करवा देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे एजेंसी के अंदर रैम्पो बोर हो रहा होता है। वो बोलता भी अपने कलीग से कि क्या दूसरा कोई केस नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि देखो पहले हमें आत्सुकी को ढूंढना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने बोला है। और फिर यहाँ पे कोनिकिता बताता है कि मेरे को एक सबूत मिला है। वो यहाँ पे बोलता है कि जिस दिन आत्सुकी किडनैप हुआ था जस्ट उसके कुछ देर के बाद शहर से बाहर केवल एक ही ट्रक गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि इसी ट्रक के अंदर आत्सुकी था, इसलिए मैंने तानिजुकी को उस जगह पे भेज दिया है जिस जगह पे आखिरी बार वो ट्रक देखा गया था। लेकिन यहाँ पे जब तानिजुकी उस जगह पे आता है तो वो देखता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। वो समझ जाता है कि ये काम अक्तागावा का था, इसलिए यहाँ पे सभी लोग जाते हैं रैम्पो के पास क्योंकि अब रैम्पो ही है जो सबको बता सकता है कि आत्सुकी कहाँ पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे रैम्पो मना कर देता है। वो बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट फिर बोलते हैं कि देखो अगर तुमने इसके बारे में पता लगा लिया तो हो सकता है मेरी सीट तुम्हें दे दी जाएगी और आगे चलकर कि तुम इस एजेंसी के प्रेसिडेंट बन सकते हो। अभी सुनते ही यहाँ पे तुरंत ही रैम्पो बता देता है कि देखो आत्सुकी को एक शिप के जरिए शहर से बाहर लेकर के जाया जा रहा है। अगर वो शिप से बाहर चला गया एक बार शहर के बाहर तो हो सकता है फिर हम उसको कभी पकड़ ना पाए। और तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी एक चाबी दे देते हैं कोनिकिता को और बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आत्सुकी मेरे को यहाँ पे वापस चाहिए। और फिर इसके बाद कोनिकिता प्रेसिडेंट का जो बोट होता है वो लेकर के पहुंच जाता है शिप के पास। और इधर पे हम देखते हैं देनजाई को, जो कि अभी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई करने वाला है और इन दोनों की लड़ाई हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देनजाई लगातार पिट रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पे सोया उसको पकड़ लेता है और एक चाकू उसके गले के पास ले आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों पकड़े गए। तब यहाँ पे देनजाई अपना प्लान रिवील करता है। वो बताता है कि मैं इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मुझे देखना था कि वो आदमी कौन है जिसने कि आत्सुकी के ऊपर 7 बिलियन येन का प्राइज रखा है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं हमें ये बात भी पता चलती है कि देनजाई को अब तक माफिया ग्रुप ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि देनजाई के पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन है माफिया ग्रुप से रिलेटेड और यही कारण है कि माफिया ग्रुप उसको मारना नहीं चाहता क्योंकि अगर वो मर गया तो माफिया ग्रुप से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सब बाहर आ जाएगी। लेकिन इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोनिकिता शिप के अंदर आ जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ अक्तागावा यहाँ पे लगातार पीट रहा होता है आत्सुकी को और बोल रहा होता है कि तुम जैसे टाइगर को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन तभी यहाँ पे लड़की जो है पीछे उसके गन तान देती है और बोलती है कि उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे अक्तागावा तुरंत ही उसके पास आता है और उसका गला दबा देता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाहर की दुनिया में जाना चाहती हो और बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दिया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और ऊपर से बाहर की दुनिया भी माफिया की ही तरह है। माफिया से निकलने के बावजूद भी तुम बाहर की दुनिया में जी नहीं पाओगी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम आत्सुकी से ही पूछ लो ना कि उससे ऑर्फनेज में कैसे बिहेव किया जाता था। लेकिन तभी यहाँ पे ये लड़की तुरंत ही बम को एक्टिवेट कर देती है जो कि इसने शिप के चारों तरफ लगा के रखे थे और जैसे यहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं थोड़ी देर के लिए अक्तागावा का ध्यान हट जाता है आत्सुकी से और यहाँ पे आत्सुकी भागते हुए चला जाता है कॉर्नर पे और वहाँ पे होता है कोनिकिता। वो बोलता है कि तुरंत ही मेरे बोट में आ जाओ, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आत्सुकी बचाना चाहता था उस लड़की को और यहाँ पे कोनिकिता बताता है कि देखो तुम हर किसी को नहीं बचा सकते। और यहाँ पे जब इस लड़की को अक्तागावा जान से मारने वाला था कि तुरंत ही वहाँ पे आत्सुकी आकर के उस लड़की की जान बचा लेता है और इस बार वो अपनी पूरी पावर से यहाँ पे अक्तागावा के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अक्तागावा भी घायल हो जाता है। लेकिन फिर अक्तागावा को अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आ जाते हैं जब वो देनजाई के साथ ट्रेनिंग किया करता था और देनजाई ने ही उसको माफिया ग्रुप के अंदर एंट्री दिलवाई थी और देनजाई ने उसको बोला था कि तुम्हें दर्द को सहना होगा, तभी जाकर के तुम वो चीज अचीव कर पाओगे जो तुम अचीव करना चाहते हो और तुम बहुत पावरफुल बन पाओगे। और यही चीजें सोचते हुए यहाँ पे अक्तागावा हार नहीं मानता और वो लगातार आत्सुकी के ऊपर हमला कर रहा होता है। न केवल इतना ही बल्कि जब देनजाई उसके कैद में था तब देनजाई ने उसको बोला था कि आत्सुकी तुमसे बेटर है और यही कारण है कि अब अक्तागावा लगातार यहाँ पे आत्सुकी को मारेगा और तब तक मारेगा जब तक कि वो मर ना जाए ताकि वो देनजाई को दिखा सके कि उसने जो बोला था वो गलत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आत्सुकी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है तो वो अक्तागावा से पूछता है कि तुम तो खुद इतने ज्यादा पावरफुल हो तो तुम उस लड़की का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पे अक्तागावा बताता है कि मैं उस लड़की का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है और यही कारण है कि मैं लगातार उसका इस्तेमाल करता रहूंगा जब तक कि वो मर ना जाए। और ये बात सुनते ही यहाँ पे आत्सुकी को बहुत गुस्सा आता है और अब इसके बाद दोनों ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। लेकिन आखिरी में आत्सुकी यहाँ पे अक्तागावा को पानी के अंदर फेंक देता है। अब यहाँ पे आत्सुकी खुद भी बहुत ज्यादा घायल था तो नीचे गिर जाता है। लेकिन बाद में ये लड़की अपने आप को और यहाँ पे आत्सुकी को लेकर के आ जाती है बोट के ऊपर और यहाँ पे कोनिकिता भी खुश था कि दोनों बच गए। और इसके बाद यहाँ पे देनजाई को पता चल जाता है कि व्हाइट टाइगर के ऊपर इतने सारे पैसे
पैसे किसने लगाए हैं। और उस आदमी का नाम जानने के बाद वो खुद भी हैरान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस आदमी ने व्हाइट टाइगर के ऊपर इतने सारे पैसे लगाए हैं वो खुद माफिया ग्रुप में गिल्ड लीडर के तौर पे काम किया करता था। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब आत्सुकी एजेंसी के अंदर आता है तो उसे पता ये चलता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में सब लोग इस लड़की को पुलिस स्टेशन में देना चाहते थे, लेकिन बाद में इस लड़की के कई बार बोलने पे कि वो अपने आप को साबित करना चाहती है कि वो भी अच्छी इंसान है, इसलिए वो लोग एक मौका देते हैं उसको और अपनी एजेंसी में शामिल कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अकातागावा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अभी फिलहाल के लिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन उसकी जो पार्टनर होती है वो जाती है माफिया ग्रुप के लीडर से मिलने के लिए और यहाँ पे लीडर इस लड़की से मिलने के बाद बताता है कि अगर तुम दोनों लगातार मेरा काम इसी तरीके से खराब करते रहोगे और लगातार अपने काम में फेल होते रहोगे तो मुझे तुम दोनों की ही जान लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद अपने लीडर से डांट सुनने के बाद जब वो लड़की बाहर आती है तब यहाँ पे लिजर्ड ग्रुप उसका वेट कर रहा होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम चाहो तो हमें ऑर्डर दे सकती हो क्योंकि तुम्हारा पोजीशन हमसे बड़ा है। और यहाँ पे लिजर्ड ग्रुप का हर एक मेंबर अकातागावा को पसंद करता है, यही कारण है कि वो लोग अकातागावा के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये लड़की बिना अकातागावा के इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये लड़की घर पे आ जाती है तब ये समझ जाती है कि जो लीडर है यानी कि माफिया ग्रुप का जो लीडर है वो जरूर अकातागावा को मरवा देगा क्योंकि अकातागावा उसके कोई काम नहीं आ रहा। यही कारण है कि वो रात में चली जाती है अकातागावा की जान बचाने के लिए। लेकिन जिस जगह पे अकातागावा का इलाज चल रहा है उस जगह पे ऑलरेडी कई सारे लोग आ चुके हैं अकातागावा की जान लेने के लिए। अब यहाँ पे ये लड़की फायरिंग स्टार्ट कर देती है और एक दो को तो मार देती है लेकिन खुद भी घायल हो जाती है। और जब ये सब लोग मिल करके यहाँ पे इस लड़की की जान लेने वाले थे कि तभी वहाँ पे लिजर्ड माफिया ग्रुप का जो एक मेंबर होता है, इसका नाम होता है जिन, अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो तुरंत ही बाकी लोगों पे हमला कर देता है। तब यहाँ पे ये लड़की चली जाती है अकातागावा के पास और अकातागावा को ऐसी हालत में देखने के बाद वो रोने लगती है, लेकिन वो कम से कम खुश थी कि अकातागावा की जान बच गई। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर की केस में इन लोगों ने पहले मदद की थी वो यहाँ पे इन लोगों से फिर से मदद मांगने आए हैं। वो यहाँ पे बताता है कि अचानक से एक बिल्डिंग के ऊपर कार आकर के फंस गई है और हमें नहीं पता कि ये काम किसका है और हमने बहुत कोशिश की सबूत जुटाने की लेकिन हमें कोई भी सबूत नहीं मिले, यही कारण है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर साइड विजिट करने के लिए यहाँ पे केंजी आता है आतोशी के साथ और यहाँ पे केंजी को पता ये चलता है कि ड्राइवर की पहले ही मौत हो गई थी और यहाँ तक कि ड्राइवर का एक बाल तक नहीं मिला कार के अंदर से। और यही चीजें सोचते हुए यहाँ पे आतोशी को उल्टी आ जाती है। वो लगातार सोच रहा होता है कि डेड बॉडी का कितना बुरा हाल हुआ होगा। लेकिन तभी मार्केट में यहाँ पे केंजी को उसी के गाँव का एक आदमी मिलता है और वो यहाँ पे केंजी को बताने लगता है कि मैंने इस कार को पहले हमारे गाँव में देखा था जो कि नाइट्रो केमिकल लेकर के जा रहे थे हमारे गाँव से। तब ये सुनने के बाद यहाँ पे केंजी को यकीन हो जाता है कि ये लोग एक बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि फिर केंजी उन लोगों के पास चला जाता है जिनके ऊपर उसे शक होता है और वो लगातार हर किसी से सवाल करने लगता है। और यहाँ एजेंसी में कोनिकिता ढूंढ रहा होता है आतोशी को, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आतोशी केंजी के साथ केस को सॉल्व करने के लिए गया है तो कोनिकिता यहाँ पे थोड़ा सा वरीड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे पता है कि केंजी का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए केंजी कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल से सवाल कर रहा है कि क्या तुमने नाइट्रो केमिकल का इस्तेमाल किया था उस कार को ब्लास्ट करने के लिए और क्या तुम लोग कोई बम बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे केंजी आतोशी के साथ वहाँ से चला जाने लगता है। फिर इसके बाद जब ये दोनों एक गली के अंदर आते हैं तो वहीं क्रिमिनल्स इनको घेर लेते हैं और फिर बाद में यहाँ पे एक क्रिमिनल तुरंत ही मार देता है केंजी के सिर के ऊपर एक बैट। लेकिन यहाँ पे केंजी को कुछ नहीं होता और फिर यहाँ पे केंजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही कार को हवा में उठा देता है और तुरंत ही इन लोगों के ऊपर फेंक देता है। ये लोग यहाँ से भागने की तो कोशिश करते हैं लेकिन केंजी उन्हें जाने नहीं देता और बाद में सबको हरा देता है। फिर यहाँ पे इसके बाद आतोशी तुरंत ही कॉल करता है कोनिकिता को और बोलता है कि भाई तुमने मुझे कैसे आदमी के साथ डाल दिया, ये आदमी तो पागल है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कोनिकिता बताता है कि देखो तुम्हें काम तो उसके साथ करना होगा और याद रहे कि उसको भूखा मत रखना क्योंकि जितना ज्यादा वो भूखा रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी पावर बढ़ते रहेगी। लेकिन फिर एक बार खा लेने के बाद वो तुरंत ही सो भी जाता है। तो यहाँ पे केंजी खा लेने के बाद सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे आतोशी अपने रूम में उठता है तब वो देखता है कि ऑलरेडी उसके लिए किसी ने खाना बना दिया है और ये कोई और नहीं वही लड़की होती है। और यहाँ पे उसको पता चलता है कि अब से वो लड़की इसी के साथ इसके रूम में रहेगी। अब ये बात पता चलती है आतोशी तुरंत ही कोनिकिता को बोलता है कि भले ये लड़की मेरे साथ एक ही रूम में कैसे रह सकती है। लेकिन यहाँ पे उसको समझाया जाता है कि देखो जब लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और फिलहाल के लिए एजेंसी के पास कोई भी एक्स्ट्रा रूम नहीं है। तब यहाँ पे लगातार समझाने के बाद आतोशी मान जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे दजाय बताने लगता है कि देखो मुझे एक और बात पता चली है कि हमारे जो आतोशी है उसको बेचा जाने वाला था साउथ अमेरिका के एक माफिया ग्रुप को। लेकिन तभी अचानक से इनकी एजेंसी का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और ये वही अमेरिका का माफिया ग्रुप है जो कि यहाँ पे आया होता है आतोशी के लिए। वो तुरंत ही इनके प्रेसिडेंट से बात करता है और उसको पैसे की लालच भी देता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम आतोशी को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले और ये माफिया ग्रुप गुस्सा हो जाता है।
तब ये यहाँ से जाने से पहले बोलता है कि देखो आतोशी को तो हम लेकर आएंगे और अगर तुमने हमें उसको नहीं सौंपा तो याद रखना तुम्हारे एजेंसी के हर एक आदमी को हम मार देंगे। इतना बोलने के बाद जब वो लोग उधर से जा रहे होते हैं तो यहाँ पे केंजी जाता है उनको नीचे तक छोड़ने के लिए, लेकिन जब लिफ्ट खुल जाती है और ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं तब यहाँ पे केंजी गायब हो जाता है। तब अगले दिन ये लोग डिसाइड ये करते हैं कि केंजी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आतोशी और ताकेशी दोनों साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ताकेशी की बहन भी साथ में आ जाती है। लेकिन जब वो लोग थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तब यहाँ पे अचानक से ताकेशी की बहन गायब हो जाती है। अब यहाँ पे ताकेशी लगातार अपनी बहन को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अचानक से माफिया ग्रुप की जो लड़की थी जिसने की केंजी को गायब किया था वो वहाँ पे आ जाती है और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद यहाँ का हर एक व्यक्ति एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। और यहाँ पे लोग देखते हैं कि कई सारे अलग अलग रूम हैं और एक रूम में यहाँ पे इनके पार्टनर्स को कैद करके रखा गया है। और तभी लड़की बोलती है कि तुम्हारी दूसरी तरफ एक व्हाइट गेट है जिसको ओपन करने के बाद तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन याद रहे कि इस गेम के अंदर तुम्हें एनी से बचना होगा और अगर गलती से भी एनी ने तुम्हें छू लिया तो तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी जाएगी और इसके अलावा तुम अपनी दुनिया में वापस जा नहीं पाओगे। और तभी अचानक से ये लड़की एनी को रिलीज कर देती है। अब एनी को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी कॉमन लोग थे वो तो यहाँ से भाग जाते हैं व्हाइट गेट को ओपन कर लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे 3 लोग बच जाते हैं। एक तो आतोशी होता है, दूसरा ताकेशी, लेकिन यहाँ पे एक और आदमी रुक जाता है जिसको एक लड़की की तलाश थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की अचानक से इन्हें की दे देती है डोर का और बोलती है कि डोर को खोलो और जा करके अपने दोस्तों को बचा लो। लेकिन जैसे इनका ध्यान की तरफ होता है तभी अचानक से एनी यहाँ पे आकर के ताकेशी को पीछे से पकड़ लेती है और फिर एक डोर से कई सारे हाथ निकलते हैं और ताकेशी को उसमें खींच लिया जाता है। फिर इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एनी होती है वो लगातार पीछा कर रही होती है आतोशी का और यहाँ पे आतोशी के हाथ में की होती है तो लगातार बचते हुए एनी से पहुंच जाता है डोर के पास, लेकिन तुरंत ही आदमी बोलता है कि देखना उस की का इस्तेमाल मत करना, वो तुरंत ही तुम्हें काटने आ रही है। और यहाँ पे आतोशी के हाथ में जो की थी वो अचानक से एक अलग ही हथियार में बदल जाती है और तुरंत ही हमला कर देती है आतोशी के ऊपर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आतोशी सोचता है कि उसे कैसे भी करके व्हाइट गेट से बाहर चले जाना चाहिए और बाकी लोगों को लेकर के आना चाहिए मदद के लिए, लेकिन तभी तीसरा आदमी आतोशी को ऐसा करने से रोक देता है और वो बोलता है कि व्हाइट गेट एक ट्रैप है और गलती से भी अगर तुम व्हाइट गेट के पार चले गए तो याद रखना कि दूसरी दुनिया में जाने के बाद तुम अपनी सारी मेमोरी खो दोगे। लेकिन फिर इसके बाद आतोशी फिर से ट्राई करता है उस गेट के अंदर जाने की, यानी कि दूसरे गेट के अंदर जाने की, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है और कई सारे हाथ उसको गेट के अंदर खींच लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट सामने आता है। होता यूँ कि जब ताकेशी पकड़ा गया था तभी उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक रिबन को बांध दिया था लूसी के चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे लूसी को पता नहीं चला था और बाद में आतोशी यहाँ पे लूसी को अपने साथ खींच लेता है गेट के अंदर, जिसके बाद डायमेंशन खत्म हो जाता है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। और फिर हमें ये बात भी पता चलता है कि जो आदमी एक लड़की को ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बड़े से माफिया ग्रुप का लीडर है और ये उसी माफिया ग्रुप का लीडर है जिसके अंदर में आक्तागावा काम किया करता था। फिर इसके बाद यहाँ पे लूसी भी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो लीडर है वो यहाँ पे आतोशी के सामने आता है और बोलता है कि टेंशन कम लिया करो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना बोलने के बाद वो उधर से चला तो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योका ने देख लिया होता है उस आदमी को और उसको देखने के बाद वो समझ जाती है कि माफिया का लीडर है और उसको देखने के बाद वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाती उस आदमी के बारे में। और फिर इसके बाद ये माफिया ग्रुप का जो लीडर होता है ये एक जगह पे चला आता है और हमें पता ये चलता है कि इसके आदमियों ने मिल करके उन लोगों को मार दिया है जिन लोगों ने आक्तागावा को यहाँ से भागने में मदद की थी। फिर इसके बाद हमें 4 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। जब दजाई हुआ करता था माफिया ग्रुप का एक मेंबर और वो अपने दोस्त ओडा के साथ बैठ करके बातें कर रहा था। अब यहाँ पे ओडा उससे पूछता भी है कि तुम बार बार सुसाइड क्यों करते हो। तब इसके जवाब में यहाँ पे दजाई बताता है कि मुझे इसमें बहुत मजा आता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एंगो आ जाता है जो कि इसी माफिया ग्रुप का एक इंटेलिजेंस का बंदा होता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर इस आदमी के पास पूरे माफिया ग्रुप से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन होती है। और जब ये लोग बैठ करके दारू पी रहे होते हैं तभी यहाँ पे दजाई बोलने लगता है कि देखो एंगो तुम्हारे पास एक कैमरा है, चलो एक फोटो ले लेते हैं। ये लोग बोलते भी हैं कि फोटो क्यों लेनी है जबकि हम लोग डेली मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दजाई बोलता है कि क्या पता कल हो ना हो। फिर जब ये तीनों एक साथ फोटो खींच लेते हैं तब हम देखते हैं कि अगले दिन ओडा को बुलाया जाता है हेडक्वार्टर में, यानी कि माफिया के हेडक्वार्टर में। और यहाँ पे जब वो लीडर से मिलता है तो उसका लीडर उसको बता रहा होता है कि देखो एंगो मिसिंग है और हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की है कि एंगो गायब हो चुका है क्योंकि एंगो के पास हमारे से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे लीडर ओडा को ये बात भी बता रहा होता है कि आज नहीं तो कल दजाई इस गद्दी पे बैठ जाएगा, यानी कि आज नहीं तो कल दजाई मुझे मार करके इस माफिया ग्रुप का नया लीडर बन सकता है। इसलिए यहाँ पे वो ओडा को ये हुक्म देता है कि जाकर के दजाई की जान ले लो। और वहीं पे दूसरी तरफ लिजर्ड ग्रुप के कुछ मेंबर्स मारे जा चुके हैं। तब यहाँ पे दजाई आ जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए और वो फिर यहाँ पे देखता है डेड बॉडीज को। उसके बाद यहाँ पे लिजर्ड ग्रुप का जो लीडर होता है वो उसको कुछ फोटो दिखाता है और बताने लगता है कि कल अचानक से हमारे
हमारे वेयर हाउस में गोलियां चली थी और कुछ लोग आए थे बॉडी ढक करके जिन्होंने हमारा एक सामान भी चुरा लिया। लेकिन यहाँ पे दजाई फोटो को देखने के बाद ये बोलता है कि अगर बॉडी कवर ही करना था और ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग किसी के सामने आए तो ये लोग कैमरे के सामने क्यों आ गए। और ऊपर से फोटो के अंदर उसे एक ओल्ड गन दिखाई देती है जिसकी इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है। फिर इसके बाद इधर पे हम देखते हैं ओडा को जो कि एंगो के घर पे आता है और फिर घर में आ जाने के बाद वो तुरंत ही चेयर पे चढ़ जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे उसको सीलिंग बहुत ही अजीब लगता है तो सीलिंग का जो बटन होता है उसको प्रेस करता है जिसके बाद उसको अंदर से एक बॉक्स मिलता है। लेकिन उस बॉक्स को उठा लेने के बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि उसको एक विजन आता है कि उसको गोली लगने वाली है और वो नीचे झुक जाता है। फिर हमें पता ही चलता है कि ओडा के पास पावर ये है कि वो 4 से 5 सेकंड पहले देख सकता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर इसके बाद वो बॉक्स लेकर के लगातार भागने लगता है और उसको पता है कि कई लोग उसका पीछा करने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ पे दजाई को हेल्प के लिए बुला लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही गली के अंदर आता है तब यहाँ पे वही लोग जिन्होंने वेयर हाउस के ऊपर हमला किया था वो लोग यहाँ पे ओडा को घेर लेते हैं और वो लोग यहाँ पे ओडा की जान लेने वाले थे। लेकिन तभी दजाई अपने आदमियों के साथ आकर के उन लोगों को मार देता है। और फिर यहाँ पे दजाई बताने लगता है कि लोग मिमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज्यादातर ओल्ड गन का इस्तेमाल करती है और यही कारण है कि ओल्ड गन की रेंज ज्यादा होती नहीं तो इनको अपने दुश्मनों को पास से मारना पड़ता है। फिर इसके बाद जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसके अंदर भी वही ओल्ड गन होती है। तो यहाँ पे ओडा बोलता है कि क्या हो अगर एंगो भी इन्हीं ग्रुप का एक मेंबर हो। लेकिन यहाँ पे दजाई बोलता है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि तुम्हें याद है ना कि कल जब उसने अपने बैग से कैमरा निकाला था तब मैंने उसका छाता देखा था जो कि बहुत ज्यादा गीला है और ऊपर से टोक्यो में लगातार बारिश तो होते रहती है। लेकिन तुम्हें एक बात याद होगी कि वो ज्यादातर कार में सफर करता है और कार से बार तक की दूरी इतनी ज्यादा थी नहीं, तो अगर वो जब बार के अंदर आया भी था तब भी छाता इतना ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए था। और इसलिए यहाँ पे इन दोनों को ही लग रहा होता कि शायद एंगो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था और अब जाकर के वो अपनी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यानी कि इस माफिया ग्रुप की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो अपनी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। लेकिन इन्हें पता ये चलता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इन्होंने अभी मारा है उनमें से एक आदमी अभी जिंदा है और वो यहाँ पे दजाई को शूट करने वाला था। दजाई उसके सामने चला जाता है क्योंकि दजाई को तो वैसे भी मरना है, लेकिन तब भी आदमी उसको मार नहीं पाता और फिर यहाँ पे ओडा उसकी जान ले लेता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि ओडा एक जगह पे आया होता है खाना खाने के लिए और हमें पता ये चलता है कि ओडा कुछ ऑर्फनेज बच्चों की मदद कर रहा है और जिस जगह पे वो डेली खाना खाने के लिए आता है उसी जगह पे उसने उन बच्चों को रखा है और यहाँ पे बाद में वो बच्चों से मिलने भी जाता है और हम देखते हैं कि बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तभी दजाई आ जाता है ओडा से मिलने के लिए और वो ओडा से मिलने के बाद उसको बताता है कि यूरोप का माफिया ग्रुप हमारे जापान में आ चुका है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यूरोप का माफिया ग्रुप हमारे जापान में कर क्या रहा है। जरूर पोर्ट माफिया के पास ऐसा कुछ तो है जो कि हर किसी को चाहिए और अगर हम मान ले कि एंगो जो है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिमिक ऑर्गेनाइजेशन को देता है तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। और फिर इसके बाद दजाई जानबूझ के एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है जो कि मिमिक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाती है, जिसके बाद वो लोग एक बार के अंदर आ जाते हैं उस चीज को ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पे एक कारपेट को उठाते हैं और उसके अंदर एक पासवर्ड को एंटर करते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा चेंबर खुल जाता है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे स्लीपिंग गैस फैल जाती है और ये पूरा ट्रैप बिछा करके रखा गया था दजाई के द्वारा ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को पकड़ सके। और यहाँ पे ओडा चले जाता है पोर्ट माफिया ग्रुप के जो अकाउंटेंट है उसके पास। यहाँ पे ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया करते हैं और यहाँ पे ओडा को ये बात भी पता चलती है कि एंगो भी उनको पहली बार यहीं पे मिला था और जब पहली बार वो लोग एंगो से मिले थे तब यहाँ पे एक केस से रिलेटेड लगातार दजाई एंगो को तंग कर रहा था और वो दिन उनको आज भी याद है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे दजाई को जिसका प्लान फेल हो गया होता है क्योंकि जितने भी मेंबर्स को उसने पकड़ा था उन सब ने अपने आप को ही मार लिया क्योंकि बेहोश होने से पहले उन सब के मुंह के अंदर पॉइजन था जो कि उन लोगों ने खा लिया और यही कारण है कि अब सब लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दजाई को एक और बात पता चलती है कि एक मेंबर उठ गया था, यानी कि बेहोश होने के बाद एक मेंबर उठ गया था और उसी ने बंदूक से अपने आप को ही मारा और बाकी लोगों को भी मार दिया ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए। और यहाँ पे फिर आक्तागावा आता है, तब दजाई उसको जोर से एक पंच मारता है क्योंकि यहाँ पे आक्तागावा को रखा गया था इन तीनों के ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। इसके बाद दजाई लगातार उस पर गोली चलाता है लेकिन यहाँ पे आक्तागावा की जान नहीं जाती क्योंकि आक्तागावा की पावर ही ऐसी है कि वो मर नहीं पाता। लेकिन फिर हमें ये बात भी पता चलती है कि आक्तागावा ने अभी अभी अपने पावर को डिस्कवर किया है, यही कारण है कि वो अच्छे से अपने पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे दजाई उसे एक वार्निंग देता है कि अगर अगली बार मैंने तुम्हें कोई काम दिया और तुमसे नहीं हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। और फिर इसके बाद वो सबको इस बात से भी डराता है कि ओडा ने अगर ये चीज देख ली होती तो वो भले तुम्हें नहीं मारता, लेकिन याद रखना कि अगर ओडा को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें बहुत मारेगा और ऊपर से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी बंदूक निकालने तक का मौका भी नहीं देगा। और ऊपर से हम दोनों ही एंगो को ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम लोगों से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद दजाई यहाँ पे डेड बॉडीज को ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वो ओडा को कॉल करके बताता है कि इनके शूज को देखने के बाद मैं समझ गया हूँ कि इनका हाइड आउट कहाँ पे होगा। और वो यहाँ पे ओडा को ये बात बताता है कि एंगो गद्दार है, इसलिए उससे संभल के रहना। अब यहाँ पे ओडा उस हाइड आउट पे आ जाता है। ओडा को पता होता है कि यहाँ पे अभी इनके मेंबर्स नहीं है तो मेरे को जाकर के अच्छे से पूरा रूम चेक करना होगा और देखना होगा कि उनके हाइड आउट में मेरे को एंगो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जब वो वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि एंगो वहाँ पे बंधा हुआ है और ये चीज देखने के बाद ओडा तुरंत ही उसको रस्सियों से छुड़ाने लगता है। और यहाँ पे ओडा को ऐसा लगता है कि एंगो गद्दार नहीं है और वो सबको जाकर के बताएगा
कि एंगो हमारे साथ ही है और उसने हमें धोखा नहीं दिया। लेकिन जब वो यहाँ पे एंगो को लेकर के जा ही रहा होता है तब उसको एक विजन आता है कि अगर वो सीढ़ियों से जाएगा तो बम ब्लास्ट में मारा जाएगा, इसलिए वो लोग तुरंत ही विंडो से नीचे कूद जाते हैं। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे एंगो ओडा को बताने लगता है कि मिमिक ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है वो हमारे माफिया ग्रुप को खत्म करना चाहता है, और इतना बोलने के बाद वो उसको पीछे की तरफ इशारा करता है। तब यहाँ पे ओडा जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे एक बॉल होती है उसके सामने, और ओडा जब उस बॉल को छू लेता है तब जाकर के उसे पता चलता है कि बॉल के अंदर जहर था और यहाँ पे ओडा बेहोश होने वाला था। वो यहाँ पे एंगो को बोलता भी कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन एंगो इधर से भागता नहीं क्योंकि ये सारा उसका प्लान था, और हमें ये बात भी पता चलती है कि मिमिक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कोई और नहीं बल्कि एंगो है। और ये देखने के बाद यहाँ पे ओडा हो जाता है बेहोश। लेकिन यहाँ पे ऐन वक्त पे डजाई उसकी जान बचा लेता है, और जब यहाँ पे ओडा की आंख खुलती है तब उसको पता ये चलता है कि अकागावा टीम मेंबर्स के साथ गया है ताकि वो एंगो को मार सके। फिर यहाँ पे ओडा बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि अकागावा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नहीं पता कि इन सब सिचुएशन में क्या करना है, और ऊपर से एंगो बहुत ज्यादा समझदार है। फिर इसके बाद यहाँ पे ओडा अपनी गन निकाल लेता है और चला जाता है अकागावा की जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे दजाई उसको पीछे से रोकता है और बोलता है कि तुम अपने गन का करोगे भी क्या, तुमने आज तक किसी की जान नहीं ली है। यहाँ पे ओडा बोलता है कि आज भी मैं इस गन का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं करूंगा बल्कि किसी को बचाने के लिए करूंगा। फिर इधर पे हम देखते हैं कि जब अकागावा उस जगह पे आ जाता है जिधर पे मिमिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग रह रहे हैं तब वो एक एक करके सबको मार देता है। लेकिन उसके बाद मिमिक ऑर्गेनाइजेशन का असली लीडर सबके सामने आता है, और यहाँ पे अकागावा को ये बात पता चलती है कि एंगो तो केवल दिखाने के लिए लीडर है लेकिन असली लीडर कोई और है। और फिर इसके बाद ये लगातार अकागावा से बचते हुए उसके पास आ जाता है और उसके पाँव पे गोली भी चला देता है। और यहाँ पे अकागावा को गोली इसलिए लग जाती है क्योंकि अभी फिलहाल के लिए उसने अपनी सारी पावर को डिफेंस मोड पे डाल रखा है, और अभी फिलहाल के लिए वो अपने आप को गोलियों से बचा रहा था। लेकिन एक गोली उसके पाँव पे लग ही जाती है। तभी वहाँ पे ओडा आ जाता है अकागावा की जान बचाने के लिए, और वो अकागावा को वहाँ से लेकर के भी जा रहा होता है। लेकिन तभी उसको एक विजन आता है कि अकागावा ही उसके ऊपर हमला करेगा और उसको स्टैब कर देगा। फिर यहाँ पे वो अकागावा के हमले से बच जाता है और बाद में उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर के जाने लगता है। लेकिन ये जो लीडर था वो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है। तब आखिरी में ओडा वहीं पे रुक जाता है इस लीडर से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे अचानक से हम देखते हैं कि ओडा को ये विजन आ रहा होता है कि वो चाहे कहीं पे भी छुप जाए, चाहे वो राइट में मुड़े, लेफ्ट में मुड़े या नीचे झुके, उसको गोली लगने वाली है। और यहाँ पे लीडर बताता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें हर बार गोली कैसे लग रही है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह 2-3 सेकंड आगे का देख सकता हूँ। और फिर यहाँ पे ओडा अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ में क्रॉल करता है, और उसके बाद वो लीडर तक पहुंच करके नीचे गोली चला देता है, जिसके बाद लीडर थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और यहाँ पे लीडर समझ नहीं पा रहा था कि ओडा भी एक माफिया ग्रुप का ही मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी को मारना नहीं चाहता। तब यहाँ पे ओडा बताता है कि मैं किसी को इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मेरे को एक राइटर बनना है, और इसके अलावा भी मेरे सिर पे काफी सारी जिम्मेदारियां हैं, यही कारण है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता। अब यहाँ पे लीडर भी थक जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ओडा उसको नहीं मारेगा, और यहाँ पे लीडर को इसमें मजा नहीं आ रहा था क्योंकि लीडर चाहता था किसी ऐसे से लड़ना जो कि उसके साथ अच्छे से लड़ सके, और यहाँ पे लीडर को मजा आए। लेकिन ओडा के सामने उसको मजा नहीं आता, इसलिए वो ओडा को यहाँ से जाने देता है। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे ओडा तजाई से बातें कर रहा होता है तब उसको पता ये चलता है कि एंगो बेसिकली किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पे एंगो एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है जिसको ये काम दिया गया था कि वो पोर्ट माफिया ग्रुप के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन ला करके गवर्नमेंट को दे, और यही वो काम कर रहा था, और यही कारण था कि उसने मिमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिलकर के काम किया था। अब यहाँ पे दजाई को पूरी बात तो पता है एंगो के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी माफिया ग्रुप को एंगो के बारे में कुछ नहीं बताता, और यहाँ पे एंगो फिर से उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। फिर अगले दिन जब ओडा जब बच्चों से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसको मार दिया गया है, और फिर उसके बाद वो बच्चों को देखने के लिए उनके रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं होते। तभी उसका ध्यान जाता है विंडो की तरफ, और वो देखता है कि नीचे एक वैन है और उसके अंदर सारे बच्चे फंसे हुए हैं और उनको बंद करके रखा गया है। वो जैसे ही तुरंत नीचे आता है वैन की तरफ भाग ही रहा होता है कि अचानक से वैन में एक बम ब्लास्ट होता है, और यहाँ पे ओडा अपने आंखों के सामने ही उन बच्चों को मरते हुए देख लेता है। इसके बाद ओडा लगातार चिल्ला रहा होता है, रो भी रहा होता है, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने बच्चों को मरते हुए देख लिया और वो कुछ कर नहीं पाया उन बच्चों को बचाने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये एनिमे बहुत अच्छा लगा हो और आप इसका सेकंड सीजन देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको ये एनिमे कैसा लगा।